हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? कैसे पढ़ाई लिखाई चल रहा है? उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई शानदार चल रहा होगा। बच्चों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा वो इंग्लिश पजल पर होगा। आज हम लोग कुछ इंग्लिश से जुड़े हुए वैसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, वैसे सच्चाई के बारे में जानेंगे जो कि आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा, या आपने सोचा होगा तो आपको आंसर नहीं मिला होगा। आज का ये वीडियो सेशन शुरू से अंत तक काफी इंटरटेनिंग वीडियो सेशन है। हालांकि इसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे करके ये जाएगा। तो चलिए अपने इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा क्विज नंबर 1 क्या है कि ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स इज कॉल्ड। 5 साल की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में कि 10 साल की अवधि को डिकेड कहा जाता है, 50 साल की अवधि को गोल्डन कहा जाता है। तो वैसे ही 5 साल की अवधि के लिए जो वर्ड है इंग्लिश में, क्या आप उसको बता सकते हैं? क्या आपके जानकारी में है कि 5 साल के पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना पहले चलता था, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल पर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो घटनाएं जो कि 5 साल पर घटित होती है, ठीक है, उसके लिए वर्ड क्या है? तो 5 साल के पीरियड के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है क्वीन क्वीनियम। चलिए, इस वर्ड का मतलब होता है ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स। क्विनक्विनियम क्या होता है? क्विनक्विनियम क्या होता है? ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स को हम लोग क्विनक्विनियम कहते हैं। जैसे कि 10 साल के पीरियड को डिकेड कहते हैं, 50 साल के पीरियड को गोल्डन कहते हैं, 60 साल के पीरियड को आप डायमंड कहते हैं, 75 साल के पीरियड को प्लेटिनम कहते हैं। उसी तरह से ये 5 ईयर के पीरियड को कहा जाता है क्विनक्विनियम। चलिए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल क्या कहता है कि नेम द कंट्री। आप उस देश का नाम बताइए विच हैज ए क्लॉज इन इट्स नेम, जिसके नाम में एक क्लॉज है। बच्चों, आप जानते हैं कि क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? क्लॉज में क्या होना चाहिए? तो क्लॉज में सबसे कम से कम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पहले क्लॉज को पहले समझ ले कि क्लॉज होता क्या है। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लॉज कहते हैं। हाँ, इसमें बात को आगे बढ़ाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट जा सकता है, एडवर्बियल जा सकता है, लेकिन क्लॉज में कम से कम होता है सब्जेक्ट और वर्ब। अब हमारा एक सवाल है। सवाल क्या कहता है कि आपको उस देश का नाम बताना है जिसके नाम के अंदर में क्लॉज छिपा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और बच्चों, ये देश का नाम है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वो देश का नाम है ईरान। वो देश का नाम है ईरान, जिसके अंदर में क्लॉज है। क्लॉज कैसे है वो मैं आपको समझा रहा हूं। वो आई, आप इसको सेपरेट कीजिए, पहले आई और इसके बाद रैन कीजिए। तो मैं दौड़ा, है ना, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका V2 हो गया। देखिए ये हो गया क्लॉज। तो ईरान एक मात्र देश है जिसके नाम के अंदर में क्लॉज छिपा हुआ है। ये इंग्लिश के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं। द फियर ऑफ 13। आप लोगों ने बहुत सारा फियर पढ़ा होगा कि ऊंचाई से जो फियर होता है उसको क्या कहते हैं, बंद जगह में घिरे होने के फियर को क्या कहते हैं, जो व्यक्ति अजनबियों से डरे उसको क्या कहते हैं। एक फियर और है नंबर से फियर। 13 नंबर के डर को क्या कहते हैं? आप ईसाई देशों में आप चले जाइए, यूरोपियन कंट्रीज जिसमें कि ईसाई की जनसंख्या ज्यादा है, तो ईसाई धर्म में ना 13 को अशुभ अंक समझा गया है। आप ऐसे समझ लीजिए, जहां जो ईसाई क्रिश्चियन कंट्री है वहां पर 13 को अशुभ अंक समझा जाता है। वहां पर 13 नाम का कोई चीज नहीं होता है। जैसे अगर होटल होगा तो वो उसका रूम नंबर होगा 13A, 13+, 13 नहीं, 13 नंबर को अशुभ अंक समझा जाता है और उससे एक जुड़ा हुआ डर है। इस डर को क्या कहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग ये सवाल है कि नंबर 13 से फियर को कहते हैं, चलिए, ट्रिस डेका फोबिया। देखिए ये जो आपको जो 30 नंबर से जो फियर होता है, इसके लिए जो कौन सा फोबिया है? तो ट्रिस्कैडेक्का फोबिया, है ना, ये फियर ऑफ 13 अंक को दिखलाता है। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। आप लोगों ने कई बार सोचा होगा कि क्या कोई वर्ड है जिसमें कि क्यू के बाद यू नहीं होता हो। आप क्यू के बाद यू नहीं आता हो, क्योंकि जितने भी वर्ड्स हैं क्यू से स्टार्ट होने वाले या क्यू जिसमें है, क्यू के बाद यू अवश्य आता है। कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें क्यू के बाद यू नहीं हो। जैसे कि अगर हम कहें यूनिक, आप देख लीजिए क्यू के बाद यू आपको मिलेगा। मिस्टिक,
आपको क्यू के बाद यू मिलेगा, आप कुछ भी लिख ले। अगर क्यू लिखते हैं तो आपको यू जरूर मिलने वाला है, ठीक है। आप क्वीन लिखे, आप कुछ भी लिखे, आप कुछ भी लिखे, क्यू जहां लिखेंगे वहां यू आना लाजमी है। इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसमें क्यू के बाद यू नहीं हो। इंग्लिश के सारे वर्ड में क्यू के बाद यू आपको मिलेंगे। इंग्लिश में एक भी वर्ड ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें क्यू के बाद यू नहीं हो। लेकिन कुछ लोन वर्ड्स हैं जो दूसरे भाषाओं से लिए गए हैं, वो इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। वैसे वर्ड में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें क्यू के बाद यू नहीं होता है, हालांकि वो इंग्लिश के वर्ड नहीं है ना, वो दूसरे लैंग्वेज के वर्ड है, लेकिन वो इंग्लिश में यूज होते हैं। जैसे कि कव्वाली, आप अगर देखा जाए कव्वाली का अंग्रेजी कव्वाली, ठीक है ना, कव्वाली का अंग्रेजी कव्वाली जो गाया जाता है, देखिए ये है कव्वाली। चलिए देखिए ये है कव्वाली। आप देख रहे हैं क्या, क्यू के बाद ए है, क्यू के बाद यू नहीं है, ठीक है ना। चलिए आप बुर्का, है ना, बुर्का का अंग्रेजी बुर्का, बुर्का जो कि मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, आप देखिए सॉरी, बुर्का का अंग्रेजी बुर्का, ठीक है ना, जो मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र होता है उसके लिए देखिए ये है आपका बुर्का, क्यू के बाद यू नहीं है। निकाब, वो जो आगे जो मुस्लिम महिलाओं द्वारा जो जाली नुमा जो कपड़ा पहना जाता है चेहरे के आगे, वो कहलाता है निकाब। देखिए ये है निकाब। एक और वर्ड आप लोगों ने कभी सुना होगा, क्वेर्टी। क्वेर्टी क्या होता है, देखिए जो टाइप जब आप करते हैं तो उसका कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड का जो बनावट होता है ना उसको क्वेर्टी कहते हैं। कीबोर्ड का बनावट होता है उसको क्वेर्टी कहते हैं। ये सब इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये सब दूसरे लैंग्वेज के वर्ड हैं जो कि इंग्लिश में यूज होते हैं। जैसे कव्वाली के लिए इंग्लिश कव्वाली, बुर्का के लिए इंग्लिश बुर्का, निकाब के लिए इंग्लिश निकाब, क्वेर्टी के लिए इंग्लिश क्वेर्टी। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये दूसरे लैंग्वेज से इस्तेमाल होने वाले वर्ड हैं जिसमें कि क्यू के बाद आपको यू नजर नहीं आएगा, है ना। ये सारे वर्ड्स में क्यू के बाद यू नहीं है, लेकिन इंग्लिश का अपना कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसमें कि क्यू के बाद यू नहीं। चलिए आगे देखा जाए, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एडजेक्टिव कौन है। एडजेक्टिव ऐसा हजारों और लाखों में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाला जो एडजेक्टिव है वो है गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्विज है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एडजेक्टिव कौन है, तो वह है क्विज। चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं, कह रहे कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नाउन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नाउन कौन है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो नाउन है वो है टाइम। सबसे ज्यादा जो नाउन जो इस्तेमाल होता है वो है टाइम। इसके बाद इस्तेमाल होने वाला है पर्सन, और इसके बाद इस्तेमाल होने वाला है ईयर। देखिए ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नाउन हैं जो कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। टाइम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नाउन है, टाइम दुनिया भर में सबसे ज्यादा बार बोला जाता है, सबसे ज्यादा बार लिखा जाता है। इसके बाद पर्सन और इसके बाद ईयर। जबकि एडजेक्टिव में गुड जो है वो सबसे ज्यादा बार बोला और लिखा जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, व्हाट इज ऑक्सफोर्ड कॉमा। बहुत अटपटा नाम है ऑक्सफोर्ड कॉमा, भाई कैसा कॉमा होता है। देखिए एंड से यदि आप कोई चीज जोड़ते हैं, एक सीरियल, कोई चीज लिस्ट का सीरियल जब आप बनाते हैं, तो एंड के पहले जितने कॉमा होते हैं ना उसको हम लोग ऑक्सफोर्ड कॉमा के नाम से जानते हैं। एंड से पहले जो आप कॉमा देते हैं कोई चीज की लिस्ट में, जब आप एंड लिखते हैं और एंड के पहले जो कॉमा दिया जाता है इसको कहा जाता है ऑक्सफोर्ड कॉमा। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मैं चाय पीता हूं, कॉफी पीता हूं और वाइन पीता हूं, अगर मुझको एक लिस्ट देना है कि मैं क्या क्या पीता हूं, आई ड्रिंक ना टी, कॉफी, चलिए एंड वाइन, चलिए देखिए अभी एंड के पहले क्या ये कॉमा को क्या कहते हैं, इनका नाम है ऑक्सफोर्ड कॉमा। ये जो कॉमा आपको जो नजर आ रहा है इसका नाम है ऑक्सफोर्ड कॉमा, और ऑक्सफोर्ड कॉमा का एक दूसरा नाम है सीरियल कॉमा, एक और इसका नाम दिया गया है सीरियल कॉमा। तो बच्चों ये क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या है। मुझे क्या चाहिए, मुझे पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, इरेजर चाहिए, हाँ कैसे लिखूंगा, आई नीड ए पेन, ए पेंसिल एंड एन इरेजर, चलिए मुझे ये चाहिए। देखिए एंड के पहले कॉमा इस्तेमाल किया गया है। अब इस कॉमे का अंग्रेजी क्या है, इस कॉमे का अंग्रेजी होगा ऑक्सफोर्ड कॉमा। चलिए आगे देखा जाए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज है, कह रहे द शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस इन इंग्लिश, सबसे छोटा सा सेंटेंस कौन है इंग्लिश में, सबसे छोटा सा सेंटेंस कौन है। सबसे कम वर्ड का सेंटेंस है आई एम, मैं हूं। ये इसको माना गया है कि ये सबसे छोटा सेंटेंस इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है। वैसे
अगर आप कहें तो जैसे देखिए ये नॉन इलिप्टिकल है, नॉन इलिप्टिकल का मतलब इसका कोई वर्ड उड़ाया नहीं गया है, इसका कोई वर्ड उड़ाया नहीं गया, इसको नॉन इलिप्टिकल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और इससे भी छोटा है गो। गो क्या है ना, इसमें इसको इलिप्टिकल सेंटेंस कहते हैं। इलिप्टिकल सेंटेंस में क्या होता है कि इसका कोई भाग उड़ाया गया है, ठीक है ना। तो अगर कहा जाए कि इलिप्टिकल सेंटेंस में सबसे छोटा तो गो, इसमें यू उड़ाया गया है ना, आप जाइए इसको उड़ा दिया गया है, केवल गो कहा जाता है, यू साथ में नहीं कहा जाता है, केवल कहा जाता है गो। हालांकि इसका पूरा जो भाग है वो यू गो है। तो इसमें इलिप्टिकल भाग क्या है, कौन सा भाग उड़ाया गया है, यू उड़ाया गया है। तो इंग्लिश में सबसे जो छोटा अगर कोई सेंटेंस अगर कहा जाए नॉन इलिप्टिकल में, जिसका कोई भाग नहीं उड़ाया गया है, वो है आई एम। और इलिप्टिकल में जिसका कोई भाग उड़ाया गया है वो है गो। चलिए आगे देखा जाए, द मोस्ट कॉमन कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश, सबसे ज्यादा इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाला कॉन्सोनेंट कौन है। कॉन्सोनेंट और वोवेल आपको पता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो कॉन्सोनेंट है वो है लेटर आर। चलिए, और इसके बाद आता है, इसके बाद जगह आता है टी का। सबसे जो दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा कॉन्सोनेंट का जो इस्तेमाल होता है वो वर्ड है, लेटर है वो आर। चलिए आगे देखा जाए, द मोस्ट कॉमन वोवेल इन इंग्लिश, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वोवेल कौन है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वोवेल ई है। थोड़ा सा इसको सुना जाए, वोवेल में ई है, कॉन्सोनेंट में आर है। लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लेटर कौन है जिसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों आ सकता है, अगर ये तो देखिए ये तो वोवेल है, आर जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर लेटर के नाम से दिया जाए जिसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों शामिल, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो लेटर है वो ई ही है। थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये लेटर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेटर ई है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वोवेल ई है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्सोनेंट आर है। चलिए हम लोग आगे देखा जाए। बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपके समक्ष, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं। कह रहा है क्या कि द डॉट ऑन द लेटर आई, हम लोग जो स्मॉल आई लिखते हैं ऐसे, स्मॉल जे लिखते हैं ऐसे, इसके ऊपर डॉट देते हैं, आप इसको क्या कहेंगे, इसका क्या आप नाम देंगे। आई के ऊपर और जे के ऊपर जो आपको डॉट दिखाई देता है इसको डॉट नहीं कहा जाता है, इसको डॉट नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है, आई और जे के ऊपर जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट डॉट। इसका नाम है, इसका एक नाम है डॉट नहीं, इसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट डॉट। हमें आई और जे के ऊपर जो डॉट मिलते हैं इसको डॉट ना कह करके इसको कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट डॉट। तो बच्चों आप ईमानदारी से बताएं कि आप इसमें से कितने चीजों को पहले से आप जानते थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहे द इंग्लिश वर्ड विथ द मोस्ट इंडिविजुअल मीनिंग, द इंग्लिश वर्ड विथ द मोस्ट इंडिविजुअल मीनिंग, यानी कि सबसे ज्यादा मीनिंग वाला वर्ड कौन है। सबसे ज्यादा मीनिंग किस वर्ड का सबसे ज्यादा मीनिंग रिकॉर्ड किया गया है, तो वर्ड है वो सेट। आप ऐसे समझिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सेट का सबसे ज्यादा अर्थ बताया गया है, लगभग 450, मतलब सेट का लगभग 450 अर्थ है। अमेजिंग। हम लोग सेट का अगर आपको एक साधारण सा डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा देगा, तो 2, 4, 5, बहुत अच्छा डिक्शनरी देखेंगे तो 6, 7, लेकिन ऑक्सफोर्ड के सबसे जो बड़ा डिक्शनरी है उसमें सेट का आपको 450 मीनिंग दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं क्या कि द वर्ड क्वारंटाइन, क्वारंटाइन का अर्थ क्या है। क्वारंटाइन पूरे आप ऐसे समझिए कि कोविड काल में एक सर्वाधिक चर्चित शब्द में से एक था क्वारंटाइन। क्वारंटाइन में क्या होता था, लोगों को अलग रखा जाता था, ठीक है ना। तो कितना दिन अलग रखा जाता था, ये जरूरत के आधार पर था। शुरू शुरू में 14 दिन रखा गया था, इसके बाद धीरे धीरे समय कम होते गया, 7 दिन, फिर आया 3 दिन, है ना। 3 दिन तक आपको अलग रहना है, 7 दिन तक अलग रहना है, 14 दिन तक अलग अलग रहना है। लेकिन क्वारंटाइन का वास्तविक अर्थ क्या है, कितने दिनों के पीरियड को क्वारंटाइन कहते हैं, तो वो पीरियड है 40 डेज। ये अमेजिंग बात है आपके लिए। इसका जो लिटरली मीनिंग है वो है 40 डेज के पीरियड को क्वारंटाइन कहा जाता है। लेकिन किसके पास इतना जगह है कि एक व्यक्ति को वो 40 दिन रखेगा, इसलिए सुविधा अनुसार 14 दिन, 7 दिन, 3 दिन ये सब किया जाता है। लेकिन क्वारंटाइन का वास्तविक जो अर्थ है वो है 40 डेज। चलिए आगे देखा जाए। करे कि वाटर कंगारू वर्ड्स, आपने शायद पहली बार सुना होगा कि कंगारू वर्ड्स कैसे वर्ड्स हैं। कंगारू वर्ड्स वैसे वर्ड होते हैं, कंगारू वर्ड वैसे वर्ड होते हैं जिनके सिनोनिम्स उसी वर्ड के भीतर मिलेगा, जिसके सिनोनिम्स उसी वर्ड के भीतर मिले वैसे वर्ड्स कंगारू वर्ड्स कहलाते हैं। अगर कोई वर्ड है,
अगर वो कंगारू वर्ड है तो उस वर्ड का सिनोनिम्स उसी वर्ड के अंदर होगा। जैसे कि एक वर्ड मैं आपको उदाहरण के लिए देता हूं, कैपेबल। कैपेबल का हिंदी क्या होगा? अगर हिंदी की बात करें तो कैपेबल का हिंदी होगा सक्षम, योग्य। अगर आप किसी चीज के कैपेबल हैं, आप उसके सक्षम हैं, आप उसके योग्य हैं। अब इसके अगर सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसी में आपको एक वर्ड मिलेगा। देखिए आपका सिनोनिम्स इसी में मिला, एबल। कैपेबल का एक सिनोनिम्स इसी के अंदर मिल गया, एबल। यानी कि कैपेबल को हम कंगारू वर्ड कहेंगे। कंगारू वर्ड क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके सिनोनिम्स इसी के अंदर है। अब हम आते हैं एक्शन। हम आपको दूसरा वर्ड लेकर चलते हैं, एक्शन। तो एक्शन में, एक्शन का मतलब कार्य, आप ऐसे समझिए, एक्शन का मतलब कार्य। अब इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो एक्ट, देखिए इसी के अंदर एक्ट है। तो चलिए ये आपका हो गया ये कंगारू वर्ड्स, जिसके सिनोनिम्स उसी वर्ड के अंदर में है। जैसे एक दूसरा वर्ड अगर हम लेते हैं, एमिकेबल। एमिकेबल आप ऐसे समझिए, एमिकेबल का मतलब क्या होता है? मित्रवत, दोस्ताना, है ना। अगर इसको, अगर एमिकेबल को कहें तो मित्रवत, दोस्ताना। क्या आप इसका सिनोनिम्स इसी में खोज सकते हैं? तो एक वर्ड एमायबल, एक वर्ड है एमायबल। चलिए देखिए ये एमायबल आपको यहां नजर आएगा, ये एमायबल आपको यहां नजर आ गया। तो एमायबल का, एमिकेबल के सिनोनिम्स एमायबल इसी वर्ड के भीतर है। तो अगर किसी वर्ड का सिनोनिम्स उसी वर्ड के अंदर होता है तो वो वर्ड कहलाता है कंगारू वर्ड्स। ठीक है, आप अच्छे अगर सोर्स अगर आपके पास है तो आप उसमें बहुत सारे कंगारू वर्ड्स पा सकते हैं। मूल बात आप ये समझिए कि कंगारू वर्ड वैसे वर्ड होते हैं जिसके सिनोनिम्स उसी वर्ड के अंदर में मौजूद होते हैं। चलिए अब कह रहा है क्या, व्हाट आर एंटी कंगारू वर्ड्स? एंटी कंगारू वर्ड्स क्या है भाई? तो एंटी कंगारू वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जिसके एंटोनिम्स, कंगारू वर्ड्स में था सिनोनिम्स, कंगारू वर्ड्स के अंदर था सिनोनिम्स, उसी वर्ड के भीतर रहेंगे। एंटी कंगारू वर्ड्स क्या होंगे? ये वैसे वर्ड होंगे जिसके एंटोनिम्स उसी के भीतर होंगे, एंटोनिम्स उसी के भीतर होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। यदि कोई चीज अगर कोवर्ट है तो वह छिपा हुआ है। अब इसका एंटोनिम्स है ना, खुला हुआ। इसका एंटो क्या हो जाएगा? खुला हुआ, ओवर्ट। देखिए इसका एंटोनिम्स इसी के अंदर है, खुला हुआ। यदि कोई चीज अगर ओवर्ट है तो ओपन है, खुला हुआ है। ओवर्ट एंड ओवर्ट। जैसे कि अगर हम कहते हैं, अगर हम एक वर्ड लेते हैं, कोई भी लेते हैं, आप ऐसे समझे, फीमेल। फीमेल आप समझते हैं, फीमेल का एंटो क्या होता है? मेल। देखिए मेल इसी के भीतर में है। तो हम क्या पाते हैं कि एंटी कंगारू वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जिसके एंटोनिम्स उसी वर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। अब ऐसे नहीं कि केवल दो ही कंगारू वर्ड से, कंगारू वर्ड्स का और एंटी कंगारू वर्ड्स का एक बहुत लंबा लिस्ट आपको मिलेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहे क्या, पैलिंड्रोम्स क्या है? देखिए पैलिंड्रोम्स वैसे वर्ड होते हैं, आप इसको सरल भाषा में समझिए, वैसे वर्ड होते हैं या वैसे फ्रेज होते हैं, ये वैसे वर्ड होते हैं या वैसे फ्रेज होते हैं जिनका आगे का और पीछे का लेटर एक ही होगा। आगे का और पीछे का लेटर एक ही होगा, ऐसे वर्ड को कहते हैं या ऐसे फ्रेज को कहते हैं पैलिंड्रोम। जैसे मैडम, आप एग्जांपल को देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। मैडम, देखिए इसमें आगे का और पीछे का लेटर एक ही होगा, मैडम। आप यहां से चेक कर सकते हैं। देखिए अभी तो डी अकेले रह गया तो इसको छोड़ दीजिए। देखिए ये मैडम जो है ना, वो पैलिंड्रोम का एग्जांपल है। जैसे कि एक दूसरा अगर हम लेते हैं, नर्सेज रन, नर्स दौड़ती हैं। नर्सेज रन, नर्स दौड़ती हैं। चलिए देखिए ये पैलिंड्रोम का कैसे एग्जांपल है। देखिए नर्सेज रन, नर्स दौड़ती हैं। चलिए अब यहां से आप आते हैं, आप देख सकते हैं आगे का और पीछे का वर्ड एक ही है। ये पैलिंड्रोम का एग्जांपल है, आप यहां से देख सकते हैं। देखिए ये पैलिंड्रोम है जिसमें आगे का लेटर और पीछे का लेटर समान होगा। जैसे कि आप एक और देख सकते हैं, मैडम, एक सेंटेंस बनाता हूं, आई एम एडम। मैडम आई एम एडम। चलिए अब ये पैलिंड्रोम का एग्जांपल कैसे हैं, चेक कर लिया जाए, जिसमें आगे का और पीछे का लेटर समान होगा। देखिए ये है आपका पैलिंड्रोम। मिलाते चलिए, आप देखते चलिए। कह रहा है क्या, मैडम आई एम एडम। तो बच्चों इस तरह के और भी आपको पैलिंड्रोम देखने को मिलेंगे। बच्चों आज के वीडियो सेशन में ये इतनी ही बात रहेगी, जिसमें कि हम लोग इंग्लिश पजल से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन चीजों को हम लोगों ने देखा है। आगे की वीडियो में आपको और भी मतलब इंटरेस्टिंग पजल्स देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।